सो हाय हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहित यादव आज आपकी क्लास यानी क्लास 10th के फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जैसा कि मैं पहले भी करा चुका हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हैं या मेरे से सीख रहे हैं तो आप जानते होंगे मैंने क्या क्या कराया है। ठीक है, मैं सीधी और सिंपल बात ये बता दूँ कि यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा मैथ्स में तो दिवाली हो गई, पटाखे हो गए, पटाखों की आवाज़ से आप जाग भी गए होंगे या जो है ये जान गए होंगे कि अब बोर्ड आने वाले हैं। तो अभी भी अगर आप पढ़ाई चालू कर सकें तो आप करें, और दूसरे वे लोग जिन्हें पता है कि हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई ही सब कुछ है, ठीक है, तो उनके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, हाँ, लेकिन ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है, तो आपको आपका जो बोर्ड का पेपर है वो भी मोर और लेस सेम ही मिलेगा। मेरे हिसाब से सैम्पल पेपर आपको एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, उससे आपको आपकी दक्षता यानी जो है कैपेबिलिटी पता चलती है कि आप कितने कैपेबल हैं, क्या आप समय पे अपना जो है पेपर पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, क्वेश्चन आप हो सकता है 60% ही सॉल्व कर पाएँ, 50 कर पाएँ, डज़न्ट मैटर, ठीक है ना। वो अगर आप रेगुलर लगाते जाएंगे सैम्पल पेपर तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सेम ही क्वेश्चन आते हैं, बस लैंग्वेज चेंज है और डेटा चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है, सबको सेम करना होता है। 90% क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं, ठीक है ना, डेटा के साथ, डेटा चेंज होता है बस। लेकिन यदि आप, जो मैंने समझा वो ये कि क्वेश्चन को अगर किसी को इलेबरेट कर दिया जाए, बता दिया जाए ये करना है, तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब तक खुद से करना हो तो नहीं कर पाते। उस आदत को अगर आपको सुधारना है, बल्कि आपको आता सब है, तो आप बस कुछ मत करिए, क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए, सॉल्व ना करिए मैं तो कहता हूँ, लेकिन एक स्टेप तो लीजिए पढ़ने का। सबसे बड़ा स्टेप है क्वेश्चन पढ़ने का, वो नहीं पढ़ रहे आप, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, मैंने क्वेश्चन ये सैम्पल पेपर के सेक्शन बी के लिए 5 क्वेश्चन आते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 2-2 नंबर के होते हैं। उनमें से मैंने 7 लिए हैं, क्यों, 2 क्वेश्चन और भी होते हैं, अगर आप लगाते तो आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन में सबसे पहले हम करते हैं, कौन सा करें जो हमारा तुरंत हट जाए, तो चलो ये आइडेंटिटी से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ये साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, मैं प्रूव करना था, ध्यान से देखना। ये क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं पावर 4 को, माइनस कॉस स्क्वायर ए का पावर 2। बहुत ध्यान से देखो, ये पूरा कुछ है, कुछ भी है, कुछ का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर, यानी कुछ का स्क्वायर माइनस कुछ का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, या हम कहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी ए कौन है, ये ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो होता है। अगर आपको आइडेंटिटी आती है ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय सबसे पहले जो आइडेंटिटी बताई जाती है वो यही कि ये जो है ये 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, तो ये 1, जो रेस्ट बचा वही ये लिखा है। अब आपको इससे ये प्रूव करना है, बेहद आसान है। आपने देखा यहाँ साइन है, कॉस है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें केवल साइन है, ठीक। तो क्या करें, इस कॉस को भी हम साइन बना लें, कैसे बनेगा तो वो देखना, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखा, माइनस को माइनस लिखा, बस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। इसी आइडेंटिटी से आया है, ये इक्वल 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दो तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर ए को 1 के पास भेज दो तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर। तो मैंने वही लिखा, कुछ मत करो, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट ओपन 1, ये माइनस माइनस से प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी 2 साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस, प्रूफ। दूसरा यहीं देखना, इस बार क्या करना है, इस बार है कि इस बार फिर से इसको लीजिए और ये लाना है, तो साइन को चेंज कर दीजिए क्योंकि हमें कॉस मिलाना है, साइन को लिखा क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है
माइनस कॉस स्क्वायर है ऑलरेडी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस दोनों माइनस के तो प्लस होकर के 2 कॉस स्क्वायर है। तो ये प्रूफ हो गया। सिंपल, बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, किसका खेल था? केवल आइडेंटिटी का। यदि आप आइडेंटिटी अच्छे से जानते हैं, यूज़ करना जानते हैं, तो आपके लिए मिनटों का सवाल था। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपको निकालना क्या है। दो ही चीज़ें आती हैं इस चैप्टर से, या तो आपसे कहेगा सेक्टर का एरिया निकालो, या तो कहेगा सेगमेंट का एरिया निकालो। फोटो बनाते हैं, एक सर्कल होगा, सेंटर होगा, और इस तरह का फोटो होगा, और कहेगा इसका एरिया निकालो। इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेक्टर, जिसका फॉर्मूला θ/360 πr²। आपने कई बार सीखा होगा। अगर ये सेक्टर कहता, जो कि इसको कहना भी चाहिए था, तो 2 नंबर लाके सवाल था। सैम्पल पेपर में मैंने कुछ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सोच के मत करिए कि आपको पूरा पेपर करना है, कि जो है मेरे पूरे नहीं आ रहे, उससे मत करिए। आप जस्ट क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करिए। ठीक है ना, हो सकता है किताब में आप कर रहे हैं एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन करने, सैम्पल पेपर करने से या कोई अदर पेपर करने से आपको इतना पता चलता है कि आप मिक्स क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या है, मैंने बताया सेक्टर का एरिया निकालना, तब तो ये है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया, तो सेगमेंट का एरिया होता है ये, केवल इतना। वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। समझ गए? इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम पूरे सेक्टर में से माइनस कर देंगे, तो यही तो बचेगा, केवल ये सेगमेंट वाला। वही चीज़ हम करते हैं इसमें। लेकिन उसके पहले भी मैं पूरा चैप्टर का सार ही बता रहा हूँ कि एक्चुअली है क्या। बहुत ध्यान से देखना, सेक्टर वाले क्वेश्चन बस 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो ट्रायंगल के एरिया की बात आ रही है ना, उसमें ट्रायंगल में 3 तरह से क्वेश्चन आएगा। क्या? या तो यहाँ का एरिया आपको, जैसे ये, या तो यहाँ का एंगल 90 देगा। 90 देगा तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक, तब अगर 90 देगा, मान लो यहाँ पे अभी कितनी 21 है रेडियस, तो ये भी 21, ये भी 21, तो आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल कौन सा है, 90 की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उस समय ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी 21, हाइट भी 21, खत्म। एक बार वो यहाँ पे 90 की जगह 60 देगा। ठीक, वहाँ पर क्या करना है, तो जैसे ही 60 दे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर ये 60, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल होते ही है, हर बार होंगे, तो ये भी 60-60 ही होंगे। और अगर क्योंकि ये दोनों 60-60 यानी ये तीनों 60 हो गए, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उस ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर होता है। साइड वही 21। ठीक, 2 बातें हो गई। तीसरा, यहाँ पर हो सकता है कोई अदर एंगल दे, जैसे यहाँ 120 वगैरह दिया था, तब के लिए क्या करना है, बस उस केस को और देखना है। इन 3 केस के अलावा कोई केस नहीं आता। इसको हम बनाते हैं भाई बहुत ध्यान से। सबसे पहले ये समझें कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, और यहाँ पर 120 है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे हाँ। अब क्यों, अगर ये x, ये 120, तो तीनों का सम 180, यानी कि 2x 180 के पास भेज दिया इसको, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा भाई? ऐसे करोगे ना, 120 + x इक्वल 180, तो 120 को 180 से माइनस करोगे 60, ये हो जाएंगे 2x इक्वल 60, तो x इक्वल क्या आ गया 30। देखो, इतना करना ना पड़े, आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको ये आना चाहिए। ठीक, ये तो हो गई एक बात कि ये हो गए 30, कितने हो गए 30। ठीक, अब इसके बाद का काम, अभी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का बताया था, उसका बहुत इजी फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इसमें बनाएंगे राइट एंगल, कैसे? 20 से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें इक्वल, ये करेगा बाइसेक्ट। ठीक, उससे भी बढ़कर एक बात कि ये 90 डिग्री है,
ठीक, और ये एंगल 30 है और हमें ये पता है 21। ध्यान से देख, ये 90 के सामने हाइपोटेनस का काम करेगा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर का, और ये इतना केवल बेस का काम करेगा। इसको मान लो A B C D। अब क्या है, अगर आपको इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हाफ परपेंडिकुलर यानी ये DB और मल्टीप्लाई बेस यानी ये AC चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, अब देखना, अगर आपने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक पढ़ा है तो केवल इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 लगाऊं, साइन 30, इस ट्रायंगल वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये DB अपॉन बेस क्या है, ये 21 होगा। इसी तरह करना होता है ये थर्ड कंडीशन, ये 21 इसके पास आ जाएगा, यानी ये 21 यहाँ से हटाएं और 21 को यहाँ भेज दें, तो ये DB की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए थी। दूसरी, इसी ट्रायंगल में कॉस लगाओ, कॉस 30 इक्वल बेस यानी AB अपॉन हाइपोटेनस यानी 21। फिर से ये 21 इधर आ जाएगा, ये 21 यहाँ से हट जाएगा, तो ये AB की वैल्यू आ गई, यानी ये उतना ही ये भी होगा, यानी हम कह सकते हैं 2 टाइम ऑफ, तो ये हो जाएगा 21 दूनी यहाँ पर 42 हो जाएगा। हमें AB और DB दोनों की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ पुट करते हैं और हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि एक सर्कल था ना ऐसा कुछ, और हमको यहाँ का एरिया निकालना था। तो अभी हमने बताया कि आपको क्या करना है, ये एंगल है 120 का, ये 21 है, ये भी 21 है, आपको यहाँ का एरिया निकालना है। तो आपको करना क्या था, पहले सेक्टर का एरिया लिखना है, आपको सेक्टर का एरिया लिखना जो कि कितना है, θ/360 πr², माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब सुनो, बेस क्या यही होगा, और बेस के लिए अभी क्या किया था हमने, 21 साइन 30 और क्या नाम है इसका, हाइट के लिए हमने हाइट तो लिख ली, बेस के लिए क्या करोगे, ये है बेस, तो बेस के लिए क्या था अभी 42 cos 30। क्या हमने यही नहीं किया था, कहाँ से आया वो मैंने अभी पीछे सारी कहानी बता दी। बहुत तल्लीनता से आप समझने की कोशिश करना कि जस्ट हमने वही साइन कॉस, वही क्या आप सीखते हैं, जो भी सीखते हैं PB अपॉन वैसा करके, यहाँ थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 21 इसका लिख लिया -1/2 मल्टीप्लाई 21 साइन 30 यानी 1/2 42 और कॉस 30 यानी कि √3/2। अब जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कॉमन लेना। पहले तो ये कट रहा है, काट लो, 3 बार में कट रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है कॉमन, 21 आ रहा है, यहाँ से भी 21 आ रहा है, मतलब ये 21 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, या काट लेते हैं तो भी बेहतर है। देखो 7 और 3 21 से पूरा 21 कट गया, ठीक है। जो बचा उसको लिख लेते हैं, इधर भी कुछ कट रहा है, 2 से कट जाएगा 21, और कुछ कट नहीं रहा। ध्यान से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, उधर का मल्टीप्लाई करा लो, लिख दो। पूरा कंप्लीट सॉल्व ये होगा नहीं जहाँ तक इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और एक 45 और एक 46 माइनस, इधर कराओगे 441 अपॉन 4 ये √3। ये आपका आंसर आ गया। आंसर पर ना जाएं, आप इसकी वैल्यू रखेंगे, लगभग में आप पहुंचेंगे। √3 की वैल्यू 1.732 लगभग है। आपने निकाला कैसे, आप वो ज़्यादा अच्छे से समझें। मैंने पहले बता दिया 3 तरह के क्वेश्चन हैं केवल, या तो एंगल 90 देगा सिंपल, 60 देगा तो सारे 60 हो जाएंगे √3/4 साइड स्क्वायर, और तीसरा ये जब वो केस 120 का देगा, या अदर भी दे सकता है 135, वैसे नहीं देगा, ठीक है 120 ही देगा।
उसमें आपको क्या करना है, इस तरह परपेंडिकुलर और हाइट यानी बेस और हाइट निकालनी, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का मतलब ये नीचे वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये भी सेम ही है, दोनों में से कोई ये करना था। एक कार है, 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहा। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड, ठीक है, वाइपर है तो वही ब्लेड, उसकी लेंथ दी है इतनी। देखो वाइपर वाला क्वेश्चन ये जो है पहले भी आ चुका है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। कुल मिला के वो ऐसे मांग रहे हैं, ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ है, तो ये ऐसे साफ करता है, ऐसे पूरा ये ऐसे साफ करते, हो सकता है यहाँ तक जाए, ये यहाँ तक जाता है, तो कुछ ऐसे साफ कर रहे होते हैं, बोलो। और इन्होंने कितने का एंगल बनाया, 115। तो हम किसी एक का निकालते हैं, उसका डबल हमारा आंसर होगा। तो दोनों पर इतना फोकस नहीं करते, हम एक पर फोकस। ये कितना जा रहा है, 115 तक, यानी वो यहाँ तक जा रहा है, 115 का एंगल बना रहा है। तो ये तो वही बात हो गई कि एक सर्कल का ही पार्ट बन गया, सर्कल का पार्ट बन गया यानी एक सेक्टर बन गया, बोलो। और सेक्टर का एरिया निकालना क्या बड़ी बात थी, अभी हमने सीखा था क्या, θ/360 πr²। बोलिए, पिछले क्वेश्चन में भी अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, मैं फिर से बता दूं, तो यहाँ सेगमेंट की जगह इनको सेक्टर लिखना चाहिए था, वो 2 नंबर लैग था, क्योंकि सेगमेंट एक लेवल आगे बढ़ जाता है, या तो 3 नंबर में दे या तो 5 नंबर में, ठीक है। 115/360, 22/7। इसके बाद आर क्या रखें, देखो तुमको अगर नहीं समझ आता है यहाँ कि हम आर क्या रखें, क्या है, तो और कोई नंबर तुम्हें दिख रहा है इस 25 सेंटीमीटर के अलावा, इस 25 सेंटीमीटर के अलावा कोई नंबर नहीं दिख रहा, 25 ही लिखोगे भाई, 25/25। इसके बाद की कैलकुलेशन है, काट दो, 5 से कट रहा है ये, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 15, और कोई कट रहा, 2 से कट जाएगा थोड़ा बहुत, ये कट जाएगा थोड़ा बहुत, फिर बाकी मल्टीप्लाई है। 23 और 11 का मल्टीप्लाई कराओ, 11 33, 11 दूनी 22, और 3 25, मल्टीप्लाई है 625/36, ये आएगा एरिया। और ये एक का एरिया आएगा, 2 का निकालना, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 से एक और कट जाएगा, तो 18। इनका मल्टीप्लाई करा के 18 से डिवाइड करना है। चलो, इसके बाद ये भी हो गया। अब हम इसको अच्छे से रख कर लेते ताकि हमारे ऊपर के क्वेश्चन आसानी से हो पाए। कैलकुलेटिव थे नो डाउट, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको पेपर में ऐसा कैलकुलेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ एरर भी हो सकती है कि टफ एंगल दे दिया या कुछ ऐसी वैल्यू नहीं दी जो कट नहीं रही थी, है ना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, हमेशा आता है क्वेश्चन, इसमें फंसने का डर रहता है कि क्या करें। देखो सिखाया ही जाता है कि नीचे अगर इस तरह की सिचुएशन हो, समथिंग प्लस समथिंग, तो ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे, जैसे 1 माइनस कॉस ए लिखा है अपॉन 1 प्लस कॉस ए लिखा है, तो यही सिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, एज इट इज़ लिख करके यहाँ बस साइन चेंज कर दो, ये होता है, ठीक। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि नीचे जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो वो आइडेंटिटी बनाएगा, ऊपर कभी मल्टीप्लाई नहीं कराना। वैसे तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई ऊपर कभी नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखो, और नीचे हमेशा होगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई इसीलिए कराया है। ये इनका a प्लस बी, ए माइनस बी जैसा फॉर्मेट बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस बी कौन है, कॉस है, यानी कॉस स्क्वायर। ऊपर एज इट इज लिखो, मैंने पहले कहा, और नीचे ही आइडेंटिटी बन गई, इसीलिए मल्टीप्लाई कराया था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, ऊपर भी होल स्क्वायर है, नीचे भी एक ही लोग हैं, उनका भी स्क्वायर है, तो ये हम दोनों के स्क्वायर हटा दें, और अब एक हम पूरा स्क्वायर लगा दें, क्या दिक्कत है, दोनों का ही है। हमें लाना क्या है,
कॉट और कॉसेक मिलाना है, अलग अलग कर दो, अंदर ही अंदर अलग करो। ये बाहर से स्क्वायर लगा हुआ है, 1/sin है माइनस कॉस अपॉन साइन है। जैसे ही तुम अलग करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये आ चुका है। 1/sin है कॉसेक होता है, कॉस अपॉन साइन है कॉट होता है। लेकिन एक समस्या तुम कहोगे कॉट तो इधर आ रहा है, कॉसेक इधर आ, उल्टा कैसे आ रहा है? तो तुमको समझदारी के लिए बता दें, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो और चाहे b माइनस ए का, ये दोनों सेम होते हैं। क्यों होते हैं? अंदर ही अंदर तुम माइनस कॉमन ले लो, इसमें अंदर ही अंदर कॉमन ले लो और फिर स्क्वायर लगा दो। ये स्क्वायर माइनस को मिलेगा तो ये प्लस कर देगा, केवल ये वापस से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए उससे हड़बड़ाने की स्क्वायर के केस में ज़रूरत नहीं है। ये भी हो गया। देखो, जिनमें समय लगता है उनमें समय लगता है, उस पर मैं लगाता हूँ अच्छे समझा के। जिसमें समय नहीं लगता तो वो नहीं लगता। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक सर्कल है तो सर्कल बनाया जाएगा। एक सर्कल है, टच कर रहा है बीसी साइड को ट्रायंगल एबीसी की, यानी एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है हमको, ए बी सी। इफ अ सर्कल टचेस द साइड बीसी, बीसी को टच कर रहा है जो कि ट्रायंगल एबीसी की साइड है बीसी, कहाँ पर? पी पर, एंड एक्सटेंडेड साइड एबी। अच्छा, कुछ ऐसे कहना चाह रहा है वो, ए सी और ए बी है, मतलब वो ये कह रहा है इसको तो टच कर। आप देखो, जब अगर हमने, चलो हम अपने उस तरह से बनाते हैं कि हम समझ नहीं पाए कह क्या रहे भाई। अगर हम एक नॉर्मल इंसान हैं जो कि हैं, तो हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे, कहेंगे ट्रायंगल है और एक सर्कल है, टच कराना है बीसी को, तो हम बनाएंगे ऐसे, लो टच हो गया बीसी। लेकिन हम इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, ये एक्सटेंडेड साइड ए बी एंड ए सी का क्या मतलब? ए बी को एक्सटेंड करना है, और इसमें भी ध्यान देना कि उन्होंने ए बी को एक्सटेंड बोला है, तो आप इधर से उधर को नहीं जा सकते, वो बी ए एक्सटेंड हो जाएगा। ए बी करना है तो आपको यही खींचना पड़ेगा, और ए सी करना है तो आपको ये खींचना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद वो कह रहा है, फिर से पढ़ो, कह रहा है एक सर्कल है, टच करता है साइड बी सी को जो कि ट्रायंगल ए बी सी का है। ठीक है, कहाँ पर करता है? पी पर, यानी ये पी पर कर रहा होगा, और एक्सटेंडेड साइड ए बी और ए सी को क्यू और आर पे भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम बनाएंगे उसको करना चाहिए ना, अंदर कर गया है, तो यहाँ इस बात से गलत हो गया इसको, यानी कि यहाँ कहीं सर्कल बनेगा। यानी हमें डायग्राम और अच्छा बनाना पड़ेगा, इतने से काम चलेगा नहीं, और थोड़ा बेहतर और थोड़ा छोटा। यानी एक ट्रायंगल है, इसका ये पोर्शन हमें बड़ा करना है, और फिर कैसे बनेगा अब समझना होगा। ठीक है, ए बी सी टच कर रहा है कहाँ ये, या इसको हम कर सकते हैं अभी भी सही। कैसे? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तब ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, बहुत ही बेहतरीन फिगर बनना है। कह रहा है ये पी पे टच कर रहा है, करा दो इसको। अब कह रहा है हमें प्रूव करके दिखाओ कि ए क्यू जो है ये हाफ है, हाफ। ठीक है, ए क्यू कहाँ है? अच्छा, ये कट रहा था। अच्छा, कहाँ काट रहा था? क्यू पर, और ये आर, ये सी यहाँ का है। सबसे पहला देख लो, इसमें 2 नंबर में फिर से मैं कह रहा हूँ, आप इस पर ध्यान मत दें कि 2 नंबर में इतना कठिन सवाल, इतना सरल सवाल, इस पर ध्यान ना दो। आप ये देखो कि सवाल, मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आपको उतना सोचना नहीं है, आपको मतलब रखना है सवाल से। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए क्यू कहाँ है। ए क्यू ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये बी यहाँ है। ठीक है, ए क्यू इक्वल हाफ ऑफ बी सी दिस प्लस ए सी दिस प्लस ए बी, इन तीनों का सम, इन तीनों के सम का हाफ है ये ए क्यू। ऐसा कुछ करना है। अच्छा,
बस एक बात सिंपल सी पहली जो यहाँ लग रही टच वाली बातें हो रही, तो एक बात ये याद रखोगे, अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे एक टेंजेंट अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट, अगर हम इसका नाम ए बी सी देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाए। मैं करा के इतनी बार आपको बताऊंगा कि आपको चीज़ें रट जाएंगी, केवल देखते देखते बिना करे भी रट जाएंगे। ये सेंटर रहा होगा इसका, खैर इसकी जरूरत होगी नहीं। अगर मैं इस बी को एक एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो क्या ये बी पी और ये बी क्यू आपस में इक्वल नहीं होंगे? ये और ये आपस में बराबर होंगे। सेम यहाँ ये और ये हो जाएंगे, क्यों? ये एक्सटर्नल पॉइंट। अगर हम कहें कि ये x है तो ये भी x है, अगर हम कहें ये y है तो ये भी y है। क्या ये बात सत्य है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक। यहाँ से ये AQ और यहीं से ये AR भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर हम कहें यहाँ से AQ ये पूरा कुछ M है तो ये भी पूरा M होगा, नहीं होगा? लेकिन अगर हम कहें ये इतना तो x है तो ये कितना बचा? तो तुम कहोगे m में से ये x माइनस कर दो। ये इतना पूरा m है लेकिन ये इतना तो y है, तो ये कितना बचा? तो तुम कहोगे m में से ये y माइनस कर दो। क्या ऐसी बातें बोलोगे? पुट द वैल्यू फ्रॉम जो है राइट साइड, BC कितना है? x प्लस वाई। देखो कराने का तरीका है। AC कितना है? x m माइनस वाई प्लस AB कितना है? m माइनस एक्स। ठीक, x कट गया, y कट गया, m हो गया 2m, 2 से 2 कट गया यानी आ गया m। AQ इक्वल आ गया m। क्या हमने AQ m ही लेट किया था? प्रूफ हो गया। समस्या कहाँ आई? ठीक है, कहीं नहीं आई। इस तरह आप करेंगे तो आपको इजी बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो अच्छी चीज़ थी वो था फिगराइज। बाकी मैंने कहा ना, अगर आपको कोई इलेबोरेट करके दे दे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। समस्या तो यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसका इनपुट नहीं लिख पाते। खैर कोई नहीं, आ जाएगा। फिर से एक ट्रायंगल ABC है, ठीक। P और Q पॉइंट है AB और AC पर। यहाँ कहीं P होगा, Q होगा, और ऐसे हैं कि PQ और BC पैरेलल है, यानी ऐसे खिंचा हुआ। अब आगे पढ़ने की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत चला जाना चाहिए। या तो देखो इसमें भी यही सेम क्वेश्चन आता है, या तो लैंग्वेज लिख के देता है जैसे अभी दी, और या तो ये फोटो बना के देता है। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। वही BPT अगर आपने पढ़ी होगी तो इसमें क्या होता है, छोटे ट्रायंगल की ये साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये साइड, छोटे ट्रायंगल की ये साइड अपॉन ये छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन, यानी ये ऐसे कुछ होता है। AP अपॉन क्यों होता है? छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों है? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। ये एंगल क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम एंगल, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, इस वजह से। अब डायरेक्ट सुनो, AP अपॉन AB। डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट मतलब पेपर में एक क्वेश्चन ये आना तय है, खुले क्वेश्चन है। या तो लैंग्वेज लिख के दे देगा या तो डायग्राम बना के दे देगा। अपॉन AC इक्वल PQ अपॉन BC। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट। AP कितना? 4, हटाया 4 लिखा। BP कितना? BP कहाँ है? अच्छा ये कितना? 6, ये 4। तो अगर हम कहें AB कितना तो 10, तो इसको हटाया, यहाँ 10 लिखा, ठीक। AQ कितना? नहीं पता। PQ कहाँ से आ गया? ये 3। हमें निकालना है BC, तो यानी इसकी कोई नीड नहीं थी, हटा दो। PQ पता है कितना? 3। हमें BC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है। BC इक्वल कितना हो जाएगा? BC को इधर भेजो, 4 को नीचे भेजो, 10 को 3 के पास भेजो, तो 30 अपॉन 4 यानी कि 15 अपॉन 2 यानी कि 7.5। आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर, विच डिवाइड, जिसको डिवाइड करते हैं किससे? 12, 16 और 24 से, तो लीव्स रिमाइंडर 7। हर केस में 7 ही 7 और 7 आता है। तो क्या किया जाए? मतलब कोई एक नंबर x होगा,
उसको चाहे तुम 12 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद 7 ही आता है, चाहे इसको तुम 16 से डिवाइड करो तब भी 7 आता है, चाहे इसी नंबर को तुम 24 से डिवाइड करो तब भी 7 ही आता है। ऐसा क्या सिस्टम है? बोलो। तो अगर हम एक चीज़ देखें, जैसे हमने कहा कोई भी अपने मन से नंबर लो, जैसे हमने नंबर लिया 10, ठीक है, या तो हम ले लें कोई नंबर, जैसे हमने लिया कोई भी अपने मन से नंबर लो, कोई भी 3 नंबरों का लो। करने का तरीका बता रहा हूँ जस्ट कि होता क्या एक्चुअली, वरना डायरेक्ट तो बताया जाता है कि लीस्ट नंबर है तो आप इसमें तुरंत एलसीएम लीजिए, वो भी लेना ठीक है कि 12, 16, 24 का एलसीएम लो, 7 प्लस करो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो कैसे रहा। अपने मन से आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे ले लिया आपने 100, ठीक। अब इस 100 को आप डिवाइड करें 2 से नहीं, ऐसे नंबर से करें जिससे कुछ रिमाइंडर बचे। तो जैसे आप करें 3 से, इसी 100 को आप करें किससे, इसी 100 को आप करें जो है 8 से, है ना, 8 से करना उचित है, या 7 से कर लो, और इसी नंबर को आप करें जो है किससे, 11 से, किसी से भी कर लो। खैर अभी क्या है कि तीनों के रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, आएंगे भी, लेकिन इस केस में वो ऐसे कहना चाह रहा है कि हर केस में रिमाइंडर 7 आता। ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, यहाँ होता है डिवाइड करने वाला, यहाँ उस वो नंबर होता है जिसको डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ डिवीज़र है, यहाँ डिविडेंट है, यहाँ जो आएगा आंसर, और यहाँ पर आता है रिमाइंडर जो कि इन्होंने बोला है। ऐसा ही तो होता है। अब यहाँ पर अगर कुछ x है मान लो आया हमारा, या हमने x कहाँ लिया है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ये x को लिया। जब हम x को डिवाइड करते हैं तो y आंसर आता है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7। यही तो बात है। अब वो ये कह रहा है कि कभी एक बार हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर एक बार हम 16 से कर रहे हैं, और एक बार 24 से कर रहे हैं। तो पहले एक चीज़ समझो, केवल 12 जब कर रहे हैं कि रिमाइंडर आता कैसे। जैसे हमने डिवाइड किया 5 से, किया हमने 13 को डिवाइड, तो 2 बार किया 10 आया 3। अब सुनो, ये 13 देखना कैसे आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये ऐसे ही आ रहा है 13, यानी कि ये जो x आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा, 12 और y का मल्टीप्लाई और 7, 12 इंटू वाई प्लस 7। यही तो होगी कहानी। बोलो फिर क्या होगा, 16 ये बदलेगा, ये z होगा प्लस 7, फिर 24 ये m बार अब चला गया होगा प्लस 7। ठीक, बहुत ध्यान से देखो, इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, हर बार अलग अलग बार डिवाइड हो रहा होगा। हो सकता है कभी 2 बार में, कोई 12 2 ही बार टेबल पढ़ा हमने, 16 का 3 बार करा, 24 का 5 बार करा, कितनी बार भी हो सकता है। और ये सेम है, तुमको नहीं लगता कि ये बाद में ऐड ऑन हो गया होगा, और ये लोग अलग अलग हैं, तो हम क्यों अलग अलग नंबरों का डिवाइड करें, हम एक साथ तीनों नंबरों का पहले एलसीएम निकाल दें, उस जो एलसीएम आए उससे डिवाइड करें। जैसे 12, 16 और 24 का हम क्या निकाल दें, एलसीएम। 12, 16 और 24 का हमने एलसीएम निकाल दिया। मान लो किससे, 2 से काटा, 2, 6, 8, 12, 2, 3, 4, 6, 2 से काटा 3, 2, 3, 2 से काटा 3, 1, 3, 3 से काटा 1, 1, 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48। बात अभी भी वहीं की वहीं है। क्या इनका एलसीएम जो कि 48 आया वो इन दोनों से बन रहा होगा। इस समय ये y जो है 4 का काम कर रहा होगा, अब ये इन दोनों से बन रहा होगा। यहाँ z जो है वो 3 का काम कर रहा होगा, 16 3 48। यहाँ m जो है वो 2 का काम कर रहा होगा, क्योंकि 24 दूनी 48। समझ रहे हो। उसके बाद इस नंबर में पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन ये बच रहा है जो 7, यानी उसमें 7 प्लस कर दिया होगा। ऐसा ही तो हुआ होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, 48 प्लस 7 यानी कि 55। इस 55 को तुम चाहे 12 से डिवाइड करो तो तुमको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 7 आ जाएगा।
16 करो 4 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। और 24 को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम्हारे 7 फिर से बच जाएंगे। तो समझना ये था कि कैसे होता है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा बेहतर तरीके से। अब आप अपने मन से करें।